मैं गीता शुक्ला आप सबको कक्षा 11 की पुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड का पाठ 2 मियां नसरुद्दीन पढ़ाने जा रही हूँ। इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का जन्म सन 1925 गुजरात में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, आए लड़की, समय सरगम उपन्यास, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के कहानी संग्रह, हम हसमत, शब्दों के आलोक में शब्द चित्र संस्मरण। इनको प्रमुख सम्मान मिल चुके हैं। साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। मियां नसरुद्दीन कहते हैं कि उस दिन अपने मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। लेखक कहते हैं कि यदि हम उस रास्ते से नहीं गुजरते तो मियां नसरुद्दीन को कैसे पहचानते या उनके अंदाज को कैसे देखते। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। लेखक कह रहे हैं कि जब वहाँ आटा गूंथते मैं ज़्यादा देखा तो सोचा सेवइयाँ बन रही होगी, पर पता चला कि नहीं, जहाँ आप खड़े हैं ये मियाँ 56 प्रकार की रोटियां बनाते हैं। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। कह रहे कि उम्र उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, फरमाइए। कह रहे कि हमको वो ग्राहक समझे और बोले कि फरमाइए क्या चाहते हैं। मैंने झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियां नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। जब लेखक ने कहा कि आप कुछ वक्त दें तो आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, इस पर उन्होंने बड़े अंदाज से सिर हिलाया और कहा कि हम समय निकाल लेंगे, पहले आप फरमाइए। फिर घूम कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हैं? यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। अब मियाँ के दिमाग में आया कि कहीं ये अखबार छापने वाला तो नहीं है कि हमसे कुछ सवाल जवाब करना चाहता है। उन्होंने कहा कि जो अखबार पढ़ता है या जो छापता है, मैं सबको निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। अब लेखक बोले
कि मुझे यही पूछना था कि इतने प्रकार की आप रोटी किस प्रकार बनाते हैं, कहाँ से सीखे हैं। मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरीर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास का, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर रंगरेज के या तेली तमोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब? यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए। वो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जब लेखक ने पूछा कि आप यह इल्म कहाँ से सीखे हैं, हुनर कहाँ से सीखे हैं, तो उन्होंने बड़े तेवर में बोला कि क्या मैं रंगरेज से सीखूँगा, जो कपड़ा रंगता है, क्या जो शीशा बनाता है उससे मैं सीखूँगा, या जो कपड़ा रफू करता है उससे सीखूँगा। मैंने अपने वालिद से सीखा, यानी अपने पिता से इस हुनर को सीखा है। बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। और उन्होंने कहा कि यही हमारे वालिद का हुनर था, पिता का हुनर था, और उनके मर जाने के बाद मैं उन्हीं के जगह पर आ बैठा, यानी उन्हीं के काम को करने लगा। लेखक ने पूछा, आपके वालिद? मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्ठी में गुम हो गई, लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। आपके इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? अब अपने पिता और दादा का वर्णन किए कि वो मशहूर नानबाई थे। तो लेखक ने कहा कि इन लोगों की कोई नसीहत याद हो तो बताएं। नसीहत काहे कि मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। अरे कोई भी कार्य करने से आता है, नसीहत से नहीं आता है। हाँ, वजह फरमाया है, पर यह तो बताइए कि जब आप हमने भट्ठी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे, तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। लेखक ने कहा कि जब आप भट्टी पर बैठे होंगे, चूल्हे पर बैठे होंगे, तो कुछ तो आपने के पिता ने कहा होगा। नसरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, यानी बीड़ी के कस खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताइए, देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ। कह रहा है कि जब बच्चा पढ़ने जाता है तो पहले उसको क्या सिखाया जाता है? पहला अक्षर सिखाया जाता है, अलिफ से शुरू करता है वह। फिर उस्ताद कहता है बे, यानी जो कुछ वो कहते जाता है वैसे बच्चा भी कहते जाता है। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है, समझे साहिब? एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ पर क्यों? कह रहे इनसे बात करते करते, लेखक से बात करते करते किसी मीर साहिब से वे बात करने लगे। मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हूँ। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। कह रहा है कि बता रहे हैं कि एक बच्चा तो वो होता है जिसको अ से अह तक सिखाना पड़ता है या क से ज्ञ तक सिखाना पड़ता है। एक बच्चा ऐसा होता है जिसको कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, बल्कि वह जा कर के सीधे तीसरी क्लास में बैठता है, यानी इतना तक का वो ज्ञान प्राप्त कर लिया रहता है। हाँ, हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का?
कह रहे यानी वो 2 क्लास जो छोड़ के तीसरे में गया है उसका क्या हुआ। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ। अब लेखक कह रहे हैं कि वो कहाँ तक हमसे बताएंगे कि वो कैसे नानबाई के मसीहा हुए, कहाँ से सीखे। वो खुद हम ही से प्रश्न करते जा रहे थे। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। उनके सब दांत टूट चुके थे, एक आध बचे थे। इस तरह से बात करते करते वो हंस पड़े। मतलब मेरा क्या साफ न था। लो साहिबों, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्ठी बनाना न सीखते, भट्ठी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते। इधर तो कहते हैं कि इतना सीख वो खुद पाया हुआ था, बाद में जाकर के तीसरी क्लास में बैठ गया, यानी वो तुरंत बनाने लगा। इधर कह रहे हैं कि नहीं, पहले हमें छोटे काम से शुरू करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा हाथ बटाना पड़ता है और बटाते बटाते हुनर आ जाती है। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। अब मियाँ ने क्या कहा, तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, यानी कुछ सीखने के लिए कुछ सीखना पड़ता है। सिर हिलाया, है साहिब मानना। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। कह रहे यानी मेरे छोटे कार्य से, खोमचे से मैंने शुरू किया, आज दुकान लगा लिया। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं। लेखक ने पूछा कि क्या यहाँ और भी कोई नानबाई है। मियाँ ने घूरा, बहु तेरे पर खानदानी नहीं सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है। एक बात, हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। मियाँ ने कहा कि हमारे बुजुर्गों से बादशाह ने क्या कहा कि कुछ नई चीज़ खिला सकते हो। तो हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा, हुक्म कीजिए जहाँ पनाह। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों न बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था, कोई खासी चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है, न कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। और उन्होंने कहा कि एक कहावत है कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, न उसके लिए आग की ज़रूरत है न बर्तन की ज़रूरत है। तो सोच रहे कि यह कहावत हमारे बुजुर्गों के लिए ही बनी है। मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि। मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है। आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम। झूठ से रोटी पकेगी क्या, पकती देखी है कभी। रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को। अरे वह लौंडिया न आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेंगे, उसमें भी अब क्या देर। 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हों, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। अब जब वो कहे कि वो रुमाली लेने नहीं आई, रुमाली मतलब रुमाली रोटी, तो इन्होंने फिर प्रश्न किया कि क्या आप हमको कुछ बता सकते हैं। तो कह रहे भाई बताएंगे ही,
प्रश्न ही तो पूछेंगे, जान तो लेंगे नहीं। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बना। अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, यह बात तो पहले हो चुकी ना। हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? कह रहे कि नाम जानना जरूरी है क्या? मैंने बता दिया कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, इतना काफ़ी नहीं है? हम खिसियानी हंसी हंसे, है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उसी वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हैं। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है? कह रहे क्या समय को समय से किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उसका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पनाह बादशाह सलामत ही ना। कौन से बहादुर शाह जफर की? मियाँ ने खींच कर कहा। फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुकमा भेजना है कि डाक खाने के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है। और उनको लगा कि अखबार में छापने के लिए पूछ रहे हैं, तो उन्होंने बताया और कह रहे हैं कि कौन उनके नाम आपको चिट्ठी पत्री डालनी है, लिख लीजिए। हमें बीटर बीटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला, अपने कारीगर से बोले, अरे वो बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक की काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं? पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बागखानी, सिरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। इतनी रोटियों के नाम गिनाने के बाद उन्होंने कहा कि आपको तुनकी रोटी खिलाएंगे, बहुत महीन होती है। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने और गए हुए कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से, निगली और हजम। कह रहे कि पहले के लोग खाते थे तो तारीफ़ भी करते थे, अब तो लोग खाते हैं और चल देते हैं, कोई किसी की तारीफ़ नहीं करता।